वेलकम टू पाठशाला मैथ। तो आज हम लोग क्लास 12 का प्रश्नावली 6.1 को पूरा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही वीडियो पूरा लॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली जो 6.1 है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इतना इजी तरीका से सॉल्व करेंगे कि आज तक से आप लोग को जो 6.1 बहुत कठिन लग रहा होगा, आज के बाद इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी आप सोच भी नहीं सकते हो। और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आया है, इसको लिखना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पर्सनाली 6.1 का एकदम आज हलवा बना देंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 6.1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r 3 सेंटीमीटर है और b में r 4 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करना है, लेकिन आपको पहले से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको फार्मूला याद करना होगा। प्रश्नावली 6.1 से पहले यदि आपको फार्मूला का वीडियो नहीं मिला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फार्मूला का एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे फार्मूला रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल का बात कर रहा है, परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसको a मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन माना या मान लिया, लिखो मान लिया त्रिज्या को r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या उसको a मान लिए, वृत्त के क्षेत्रफल को a मान लिए। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल को a से डिनोट भी करते हैं, क्षेत्रफल को a से डिनोट भी करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी a का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर परिवर्तन की दर बोल रहा है, यानी इसको dy/dx यानी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तब इसको हम r के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि इसको r के सापेक्ष परिवर्तन की दर करिए, तो r के सापेक्ष dA/dr, r के सापेक्ष इसको अवकलन कर दिए। तो पाई तो कांस्टेंट होता है और r का करेंगे तो क्या हो जाएगा, r को जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2r हो जाएगा, क्योंकि x के पावर n क्या होता है पता है ना फॉर्मूला। ठीक, तो dA/dr कितना हो गया आपका, dA/dr इक्वल टू हो गया 2πr हो गया। अब 2πr हो गया ना, आपको कंडीशन है, कंडीशन नंबर a कि जब r का मान 3 सेंटीमीटर है तो आपको dA/dr का वैल्यू हो जाएगा 2π और r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगेन बी नंबर, जब r का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो dA/dr इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2π इंटू r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 8 7 0 9 3 4 4 2 3 9। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 2 में है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको घन का आयतन इतना दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना
जब पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है उस समय से किनारे की लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इजी है। सबसे पहले तो आप इतना समझ लो कि क्या क्या इसमें दिया है। तो देखो, माना जो हमारा आयतन दिया है, आयतन को हम तो भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयतन को भी मान लिए, और भुजा का बात किया गया है तो भुजा को हम x मान लिए। ठीक है, आपको जो घन का आयतन इतना दर से बढ़ रहा है यानी dv बाई दर मतलब t टाइम, तो dv बाई dt यानी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर r क्यों नहीं लिखे, देखो त्रिज्या आता तो r लिखते हैं, लेकिन दर है ना, दर मतलब t। ओके, तो dv बाई dt कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और आप ये बताना कि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं ना, पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यानी डी ए बाई डी टी बताना है आपको, डी ए बाई डी टी बताना है इक्वल टू वाट। जबकि इसके लिए x का मान कितना दिया है, जो दिया है पहले लिख लो, फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आप अच्छे से करना सीख जाओ, फिर तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए x बराबर 12 दिया गया है। तो सबसे पहले आप आइए, घन का बात किया गया है ना, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष पहले निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि इस दर से बढ़ रहा है ना, तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर भी है, ये हो जाएगा dv बाई डी टी। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो x बच गया वो हो जाएगा dx बाई डी टी। करना है डिफ्रेंसिएशन ना एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और फिर x बच जाएगा तो dx बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब देखो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, समझ आते हैं। ठीक है, एक्स क्यू है ना, तो डी एक्स क्यू बाई डी टी करते हैं तो देखो क्या होगा, जो डी एक्स क्यू बाई यहाँ पर क्यू का तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन एक्स का तो नहीं होना, तो यहाँ पर एक्स बेस बनेगा डी एक्स, अब फिर डी एक्स बाई डी टी। यदि एक्स के सापेक्ष होता तो यहाँ डी एक्स लिख सकते थे, लेकिन टी के सापेक्ष हो रहा है ना, तो इसलिए हमारा बेस एक्स बन रहा है, इसलिए एक्स लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। ये सब चैप्टर 5 में आपको अच्छे से पढ़ा दिए। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा, 5.3 में सारा चीज़ बताए हैं। तो यहाँ से देखिए dv बाई डी टी, सॉरी dv बाई डी टी का जो मान दिया है वो भी देख लो, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो इसका जो मान है 8 दिया हुआ है। ये 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x का जो वैल्यू दिया कितना दिया है 12 दिया है ना, तो यहाँ पर 3 × 12 हो जाएगा, और dx बाई डी टी। अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या कर रहा है, गुना इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी 8/3 गुना 12 गुना 12 बराबर dx बाई डी टी। इसको कटाओ, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12, यानी 1/, कितना ये हो जाएगा हम लोग का 1/36, 18, 18 तिहाई 54, यानी जो हमारा dx बाई डी टी का जो वैल्यू आया वो आ गया 1/54। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ध्यान देना, अब यहाँ से आपको बोला गया है इसका घन का ना पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। चलिए उसका भी बात कर लेते हैं। ये तो हमारा आया किसका, ये किस दर से बढ़ रहा है घन का आयतन, वो हमने बताया। अब हम पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा एक बात देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम s से डिनोट करते हैं, a से नहीं, ds बाई डी टी होगा। ठीक है, यहाँ पर s होगा, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर होता है फार्मूला, आपको पढ़ा है फार्मूला में।
अब इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, या आप 9th में पढ़े होंगे फार्मूला घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, वही सब यूज है। घन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एस का हो जाएगा ds बाई डी टी। 6x² का करना है टी के सापेक्ष, तो क्या होगा, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, ऐसे कर दो dx² बाई, यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन बेस तो बन रहा है x ना, इसलिए बेस आ जाएगा x। फिर इसको भी कर देंगे dx बाई डी टी, यानी हमारा ds बाई डी टी का जो फार्मूला आया, वैल्यू आया 6x² का 2x और dx बाई डी टी, यानी यहाँ से ds बाई डी टी इजकल टू 6 इंटू 2, x का वैल्यू कितना दिया है 12, और dx बाई डी टी का वैल्यू 1/54 कटाओ इसको, 6 ले 9 कट जाएगा क्या, 9 छक 54 कटेगा ना 54, और फिर 3 से 3 चौका 12, अब से कटेगा नहीं, यानी हमारा ds बाई डी टी का जो वैल्यू आ गया, ऊपर 4 दूनी के 8 और नीचे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ेगा। ds बाई डी टी कितना तरह से बढ़ रहा है, कितना से 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, एक बार आ जाएगा अच्छे से समझ में, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जिनको क्लास 12 का, ठीक है, जिनको क्लास 12 का पूरा फुल कोर्स करना है तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। 499 रुपये में पूरा आपको 1 से लेकर के 13 चैप्टर तक है। सारे चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन, थ्योरी, एग्जाम्पल और साथ में सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए आपको इस पर कॉल करना होगा 8383896119 पर। इस नंबर पे आपको मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है। आपको 100% मैं तैयारी कराने की गारंटी देता हूँ। आप भी 100 में 95 90 ला दोगे, ठीक है। अभी यदि आपको थोड़ा सा भी टाइम बचता है कि आप सोच रहे हो सर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ टाइम है, आप मेरे को अच्छे से गाइड करो, पूरा अच्छे से पढ़ा दो, आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल करो, 100% आपको सपोर्ट किया जाएगा, 100%, थोड़ा सा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्या है कि इसमें देखिए 3 में कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर के दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है, ओके। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले इसमें जो जो दिया रहता है इस तरह क्वेश्चन में उसको लिख लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है ना, यानी dr बाई डी टी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी एरिया ना dA बाई डी टी इजकल टू वाट, जबकि r कितना दिया है, r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्योंकि दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जिस दर से कहेगा उसको सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो किस दर से बढ़ रहा है, इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए टी के सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा, dA बाई डी टी बराबर, पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, d
आर स्क्वायर बाई डी टी। डी टी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेस बन रहा है आर ना, तो आर होगा, और फिर इसको भी अवकलन कर देंगे डी आर बाई डी टी। यानी यहाँ से डी ए बाई डी टी इजकल टू हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और डी आर बाई डी टी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 लिख लिए, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, डी ए बाई डी टी बराबर पाई का पाई 2 का 2, आर का ही वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लो 10 इंटू 3। तो डी ए बाई डी टी बराबर 20 60 पाई, कितना हो गया 60 पाई। इसका जो आंसर होगा, क्षेत्रफल बताना था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ रहा है, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 देखेंगे ना, 4 देखेंगे। 4 में क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। जस्ट उसी तरह से बनेगा, लेकिन ये घन का बात किया गया है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 से डिफरेंट है, बाकी सब वही है। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर दर से क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, यानी घन को किनारा को हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, यानी जो दिया है डी एक्स बाई डी टी, ये क्या दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमें बताना है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी वी बाई डी टी इजकल टू वाट। और जब हमारा क्या दिया है, किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब किनारा यानी x बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब चलिए घन का आयतन, घन का आयतन यानी भी से नोट करते हैं, घन का आयतन यानी वॉल्यूम, इसका फार्मूला क्या होता है x3। इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, x3 का 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से dv बाई डी टी बराबर 3x का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 इंटू 10, और dx बाई डी टी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर से बढ़ रहा था, तो यहाँ पर दे देंगे, यानी dv बाई डी टी बराबर कितना 30 300 900, यानी 900 वैल्यूम पूछा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ेगा। ओके, बहुत ईजी होता है 6.1, बस आपको समझ में आना चाहिए। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, बस इतना चीज़ आ गया ना, उसके बाद आप आराम से बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। समझ गए, चलो समझ गए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों से 5 सेंटीमीटर की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। चलिए ये भी बहुत इजी है, बस लंबा चौड़ा बात किया गया है, ठीक है। चलिए इसको भी बना कर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वृत्ताकार तरंग है, ठीक है, वृत्ताकार तरंग का बात किया गया है। चलिए लिख लेते हैं कि किसका बात हो रहा है भाई, वृत्ताकार तरंगे की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हमारा जो वृत्तों में अपना दर से क्या हो रहा है, गति से चलती है, वृत्ताकार तरंग का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, पूछा है ना। तो आपको जो दिया है एक झील के अंदर पत्थर डाला जाता है तो उसका तरंग जो है वृत्त से 5 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, यानी इसका जो गति है यानी dr बाई डी टी जो है ये 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, और इसका जो त्रिज्या है r बराबर क्या दिया 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले जो दिया इसको लिख लीजिए, और आपको पूछा है क्षेत्रफल यानी dA बाई डी टी पूछा है। 3 चीज़ बस आपको आ जाएगा, समझिए बन जाएगा। चलिए तो सबसे पहले
तरंग जो होता है एक त्रिज्या की तरफ ऐसे भागते चला जाएगा, यानी हमारा dr/dt कितना दिया है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और r का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्षेत्रफल इसका, तो dA/dt आपसे पूछा है कि क्या होगा, ओके। यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, एक जो हमारा झील है उस पर जो पत्थर डाला जाता है वो किस तरह से वृत्त की तरह है ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने गोला है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है πr², यानी इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, दर है ना, तो टी के सापेक्ष। जब भी दर बोले टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dA/dt बराबर, पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, dr², बेस बन रहा है r, तो r हो गया, और फिर dr/dt, यानी dA/dt बराबर हो गया πr² का 2r, और dr/dt कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, dA/dt पाई का पाई 2 का 2, r का ही मान दिया यार, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर देख लो, इसको भी लिख लो 8 × 5, यानी dA/dt का जो आंसर आया 8 × 40, 40 दूनी 80, 80 पाई आ गया। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया, तो एरिया का आंसर क्या होगा सेंटीमीटर² पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से करना होता है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन ऐसा ही बनेंगे, टोटल इसमें जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ऐसा ही बनेंगे, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r इतना दिया है। बस सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल था, यहाँ पर वृत्त का परिधि दिया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो पूछा गया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, ओके। आपको क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितने दर से बढ़ रही है, इतना से, यानी dr/dt क्या दिया है जी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जबकि r क्या दिया है इतना, और r बराबर कितना दिया है 4.9 सेंटीमीटर। आपसे वृत्त की परिधि की दर से बढ़ रही है ये पूछ रहा है, यानी dc/dt = वाट, ओके। चलिए तो वृत्त का परिधि पूछा है ना, तो वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है 2πr होता है, सब बताएं आपको थ्योरी में। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dc/dt, ये 2 क्या है कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो 2 पाई को बाहर कर दो, और यहाँ पर d है r है ना, तो dr/dt हो गया, यानी dc/dt = 2 का 2 पाई का पाई, और यहाँ देखिए dr/dt का मान कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 0.7, यानी हमारा फाइनल जो dc/dt का रिजल्ट आया वो कितना आया, इसको गुना कराएंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। इसका आंसर मिला होगा क्या, चलो एक दो आंसर कभी काल मिला लिया जाता है बीच बीच में, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, हम लोग का स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक ना। ऐसे बार बार आंसर नहीं देखा जाता है, सही से बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 ना, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, देखो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई यानी y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के
ए नंबर बताना है परिमाप, बी नंबर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप बताना है और एक आयत का क्षेत्रफल बताना है। आओ इसको भी देखते हैं। सबसे पहले एक आयत बना लो आप। आयत तो बनाने सबको आता होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये होता है y और ये होता है x, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो इसमें दिया उसको लिख लो। x बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है देखिए, जो इसके आयत की लंबाई x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी x में घटौती हो रहा है ना, यानी dx/dt जो है वो -5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रही, घट रही है, तो इसलिए उन्हें माइनस लगा दिया। और जो चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है, यानी dy/dt जो है ये बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। आपसे दो क्वेश्चन किया, एक परिमाप बताओ एक क्षेत्रफल बताओ। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया कि dc/dt बताइए, परिमाप हो गया, और बी हो गया कि dA/dt बताइए, दो क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले इस पर बात करते हैं। नंबर ए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी सी। क्या होता है आयत का परिमाप का फार्मूला, 2 × x + y होता है, यानी x + y क्या है, x है लंबाई, y है चौड़ाई। तो इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dc/dt। ओके, इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो कांस्टेंट होता था बाहर हो गया, और x में d लगा देंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, और प्लस y के लिए हो जाएगा dy/dt, ठीक है। तो यहाँ से dc/dt = 2 और dx/dt का जो वैल्यू है दिया हुआ है देखो -5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो -5 सेंटीमीटर, प्लस dy/dt दिया है 4, तो इसको भी लिख लो 4, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो। तो dc/dt = 2 का 2, -5 + 4 कितना -1 हो जाएगा, यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होगा, ये दर से घट रही है, आंसर। ओके, और बी में पूछा है आपसे, बी में क्षेत्रफल पूछा है ना आयत का, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता लिखिए, आयत का क्षेत्रफल यानी a = लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x × y हो गया। इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA/dt, और यहाँ पर x × y यानी u × v का फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, याद है। u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, प्लस v का बाहर करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x × x को बाहर किए, y को डिफरेंशिएशन dy/dt, प्लस एक बार y को बाहर करेंगे तो dx/dt का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। जो पीछे पढ़े हो सब उसी से रिलेटेड बनेगा 6 चैप्टर, ठीक है। तो dA/dt बराबर x का मान तो पता है आपको ना, आ जाओ, x का मान है 8, y का 6, 8 हो गया। और dy/dt का मान पता है, dy/dt का मान पता है, dy/dt का मान आपको दिया है 4, यहाँ पर ये हो गया 4, प्लस y का 6, और dx/dt ये दिया है -5, ये हो गया -5, यानी dA/dt बराबर 8 चौका 32, 6 5 30 बराबर 2 आ गया, यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होगा, ये दर से बढ़ेगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसमें ए और बी दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी था, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड के दर से सेकंड भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इस तरह का क्वेश्चन है।
तो क्या आपसे नहीं बनेगा? अरे यार बन जाएगा, गोला से है, क्या बोलते हैं, गोला का आयतन से है, ठीक है, गोला का आयतन से होगा ना, गोलाकार रहता है ना, हाँ गोलाकार है। तो गोलाकार गुब्बारा कैसा होता है, गोल तरफ का होता है, उसका इतना दिया है प्रति सेकंड, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से इसको फुलाया जा सकता है, और उसका त्रिज्या प्रतंग दर ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या, अरे यार बहुत ईजी है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लो, यानी गोलाकार है ना, गोला का आयतन, मतलब वो फूलेगा तो वो आयतन ही होगा ना, यानी dv/dt कितना दिया है, dv/dt जो दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से दिया है, बढ़ रहा है, फुला रहा है उसको, और r जो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। आपको चाहिए गोलाकार गुब्बारा का आयतन। फार्मूला क्या होता है गोलाकार गुब्बारे का आयतन, यानी गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लिख लो ताकि डिफरेंशिएशन करने में इजी रहे। तो इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v के लिए हो जाएगा dv/dt, और ये हो जाएगा 4/3 पाई क्या कांस्टेंट है ना, इसको कर दो बाहर और इसमें लगा दो d, तो dr/dr इंटू dr/dt। यहाँ से हो जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई, r³ का हो जाएगा 3r² और dr/dt। तो dv/dt बराबर 4/3 पाई 3r², r का तो वैल्यू दिया है 15, तो 15 इंटू 15, और dr/dt का भी मान दिया है क्या, dr/dt का मान नहीं दिया है, dr/dt का मान नहीं दिया है, तो dr/dt जो कहते हो, लेकिन हमारा dv/dt का मान दिया हुआ है, ठीक है। इसको पहले कटा लो, 3 × 5 = 15, ये dv/dt का मान कितना दिया है, 900 ना, तो इसको लिख लो 900 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई 15 और 15 15 225 इंटू dr/dt, ये गुना कर रहेगा तो भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 900/4 पाई गुना 225 बराबर dr/dt। इसको कटाओ, ये कट जाएगा 2 से, और 2 दूनी के 4, 450, फिर इसको 2 से कटा दो, कितने बार में, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 × 5 = 225, यानी 225 कट गया, यानी 1/पाई आ गया, यानी dr/dt का जो आंसर आया 1/पाई आ गया। ऐसा लिख भी सकते हो लास्ट में कि dr/dt बराबर 1/पाई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ईजी था, समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 को देख लेते हैं, ठीक है। 9 देखिए क्या है, 9 भी बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, देखने से भी लग रहा है क्वेश्चन में कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें से कुछ दिया ही नहीं है, आपको r बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया, आपसे बोला कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, यानी dv/, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dr हो जाएगा, यानी dv/dr हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि गोलाकार गुब्बारा के लिए उसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई r³। इसको r के सापेक्ष करना है, देखो त्रिज्या के सापेक्ष बोला है ना, तो r के सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, v के लिए dv बाई डी आर, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, बाहर यानी कॉन्स्टेंट है, और आर क्यू का हो जाएगा डी आर क्यू बाई डी आर। ठीक है, क्योंकि आर के सापेक्ष है तो डी आर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, dv बाई डी आर बराबर 4/3 पाई और आर क्यू का 3r²। तो dv बाई डी आर बराबर 4/3 पाई 3r², आर का वैल्यू कितना 10, 10 गुना 10, यानी dv बाई डी आर बराबर हो जाएगा, इसको गुना करा दो, 10 10 है और ये 3 3 कट गया, 100 से 4 से करेंगे 400 और ये पाई के पाई, सेंटीमीटर आयतन निकालना था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें कोई खास बात नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा समझने वाला है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको VBI अभी सही बना लो। ठीक है, कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। लकड़ी वाला सीढ़ी की बात कर रहा है, जो बांस का बनता था ना, गांव में अभी भी बनता है सीढ़ी ऐसा। ठीक है, गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कोई छत रहता है और वो सीढ़ी लगाया जाता है। जैसे देखो, हम फिगर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये दीवार हो गया, ठीक है, और ये फर्श जमीन हो गया। ठीक है, अब इस दीवार पर चढ़ना है तो हम यहाँ से लगाएंगे सीढ़ी, इस तरह से हम इस सीढ़ी लगा दिए। ठीक है, इसको सीढ़ी बना दीजिए, ये हमारा सीढ़ी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, पहले तो इसका नाम दे दीजिए 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी दीवार के सारे झुकी हुए है। ये जो झुका हुआ है ये 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तब बोला है कि जमीन का दीवार से 2 सेंटीमीटर दूर से खींचा जाता है, 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है। कितने सेंटीमीटर से, दीवार से, यहाँ से ना, इसका जो dx/dt खींचा जो जा रहा है, dx/dt जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जब खींचा जा रहा है तो। ठीक है, जब 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है तो दीवार पर उसकी ऊंचाई की दर से किस दर से घट रही है। अब मान लो यहाँ से जो सीढ़ी है हम हम यहाँ से खींचेंगे तो इस सीढ़ी किस दर से घट के नीचे गिरेगी। मान लो एक दीवार हो गया और उस दीवार में मान लो कैसे हम रखे हैं, ठीक है, और उसको हम खींचेंगे, ठीक ना, ऐसे मान लो कि दीवार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सीढ़ी है, अब सीढ़ी को खींचेंगे तो इस दर से किस दर से ऐसे सीढ़ी गिरेगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो वही बताना है आपको। तो इसको मान लो कि ये है x और ये है y, नाम दे दिए। अब चलिए, और आगे क्या बोला है कि जबकि सीढ़ी नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान देना, जो जो बात यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है उसको लिख लो कि यहाँ y बराबर क्या दिया हुआ आपको पता नहीं है, ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, तो इसको तो पता करना पड़ेगा ना कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर लेंगे, यानी ओ ए पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ओ ए, यानी ओ ए कहने का मतलब y रूट अंदर h² में से b स्क्वायर हटा देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16 रूट 9, यानी y बराबर आ गया 3 मीटर। ठीक है,
ये तो पता चल गया कि 3 मीटर है। अब यहाँ से देखिए आपको जो सीढ़ी है ये x और y है, ये कितना मीटर का है 5 मीटर, मतलब इसका और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो कर्ण के बराबर होता है। कर्ण कितना दिया है 5, यानी इसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, कि ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो वही पी प्लस बी बराबर एच, ये हमने लिख दिया। क्यों, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्स वाई का मान आपको पता है तो डायरेक्ट नहीं रखना है, जब इसका अवकलन कर देंगे उस समय रखना होता है, यही तो रूल है, ठीक है, 12 और 6-4 क्लास में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और फिर एक्स को करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, वाई को करेंगे तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, और फिर डी वाई बाई डी टी। अब 25 का क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का जो मान है आपको दिया हुआ है 2, हमने लिख लिया 2, ओके। अब प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी टी बराबर 0। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 डी वाई बाई डी टी बराबर 0। जब प्लस कर जाएगा तो माइनस, यानी 2y डी वाई बाई डी टी बराबर -4x, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर -4x बटा 2y, गुना कर देगा तो भाग करेगा, 2 कट जाएगा, यानी डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना -2 और x का मान कितना है, x का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, तो हो गया 4, और y है, y का मान हमने निकाल कर लाया 3, अब यहाँ पर रख देंगे, यानी डी वाई बाई डी टी का जो मान आया -8 बटा 3, किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या होगा, घटेगी। ये जो सीढ़ी है माइनस धीरे धीरे गिर गिर के -8/3 की प्रति सेकंड की दर से गिर जाएगी नीचे, ठीक है। ये था क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ओके, समझ में आ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो 10 नंबर है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ठीक है। इस पेज को क्या कर लीजिए, बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इसको बना लिया जाए, थोड़ा सा इसको अच्छा से रख लेते हैं, ठीक है, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 था ना, 11। तो क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, लगभग 45 मिनट क्लास हो गई और 10 ही क्वेश्चन बना, तो हम लोग थोड़ा फास्ट अब करेंगे, ठीक है। तो बिना क्वेश्चन को लिखे हुए ही बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 का सॉल्यूशन, एक कण वक्र इतना से, यानी इसका जो समीकरण दिया है ये दिया हुआ है, तो वक्र का समीकरण क्या है, 6y बराबर x³ + 2, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद वक्र का उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी वक्र का बिंदु निकालना है, वक्र का
वक्र का बिंदु निकालना है, लिखेंगे वक्र का बिंदु निकालें। उसको मान लेते हैं हम x, y। मान लो x y की बात है ना, तो x, y बिंदु, दो बिंदु आएंगे, एक x और एक y। ये हमें क्या बताना है, इसका क्वेश्चन है, अभी हमें पता नहीं है। और क्या दिया इसमें, जबकि x निर्देशांक की तुलना में, मतलब x निर्देशांक की तुलना में y का जो निर्देशांक है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब कि ये बदल रहा है ना, यानी परिवर्तन हो रहा है। जबकि जब जो dy/dt जो दिया है वो x के तुलना में 8 गुना दर से बदल रहा है। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ये भी दिया था, ये भी दिया था, हमने लिख लिया। अब आपको बिंदु निकालना है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले तो हम चलेंगे इसमें, ये जो आपको दिया हुआ है ना वक्र का समीकरण, इसे चलेंगे कि 6y बराबर x³ + 2 किस दर से बढ़ रहा है, टी के सापेक्ष करना होगा। तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये समीकरण को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, y का हो जाएगा dy/dt बराबर x³ का dx³ इंटू फिर dx/dt, और 2 कांस्टेंट रहते हैं 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 और dy/dt का मान ये देखो दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 8 इंटू dx/dt। x³ का हो जाएगा 3x² और dx/dt, तो ये तो जो कहते हैं लिखेंगे dx/dt। अब ये देखो dx/dt कट गया, ठीक है, दोनों इक्वल में है। 8 छक 48 बराबर 3x²। ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो 16 × 48, यानी x² बराबर 16 आ गया। x बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस लेकर आएगा, यानी प्लस माइनस कितना हो गया, 4 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण फर्स्ट है x है ना, इसका मान इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो फिर y का ही मान आ जाएगा। चलिए जब हम x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, तो 6y बराबर x³ + 2, यानी 4 का प्लस रख रहे हैं, एक बार माइनस रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x 4 के पावर 3 और प्लस 2, यानी 6y बराबर 4 चौका 16 चौका 64 और 2 66 हो जाएगा, यानी y बराबर 66/6, यानी कट करके 11 आ गए, ठीक है। 11 आ गया कब, जब x का मान रखे 4 तो y 11 आ गया। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा x का मान 4 तो y का मान 11 है। एक ये हो गया, और एक और बनेगा माइनस जब 4 रखेंगे, जब x बराबर -4 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 6y बराबर -4 का होल क्यूब + 2, तो 6y बराबर -64 + 2, यानी 6y बराबर कितना, -62, तो y बराबर -62/6 कटा दो 31/3, तो यह आ गया। जब x का मान -4 रखे तो y का मान -31/3 आ गया। ये आपका दोनों निर्देशांक हो गए, ठीक है। वक्र का बिंदु निकालना था, वक्र का बिंदु निकालना था हमें, देखो 2 बिंदु निकाल दिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर x का जो वैल्यू है +-4 आ गया ना, तो इसलिए 2 कंडीशन हो गया, तो कोई भी एक लिख लो सही हो जाएगा, ठीक है। या दोनों लिखो, एक क्यों लिखोगे, दोनों लिखना होगा क्योंकि 2 आंसर आ रहा है प्लस में, 2 बिंदु लिखना पड़ जाएगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 नंबर देखिए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, इसको भी चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन को हम लोग देर थोड़े लगाते हैं बनाने में, ठीक है। आ जाओ, जो पहले दिया उसको लिख लो। इसमें क्या दिया है, एक बुलबुला का बात किया गया है, एक बुलबुला का, क्वेश्चन नंबर
12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक बुलबुले का त्रिज्या बढ़ रही है, यानी dr/dt जो दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिखेंगे बुलबुले में dr/dt जो दिया है वो दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बताना है बुलबुले के किस आयतन से बढ़ रहा है, यानी dv/dt बताना है। ये आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, क्योंकि गोला का बात, बुलबुले का त्रिज्या, यहाँ पर बुलबुले का आयतन का बात करें तो बुलबुला कैसे गोला बनेगा। बुलबुला आप देखेंगे पानी में या कहीं भी बनता होगा बुलबुला, तो आप देखेंगे गोलाकार बनता है, यानी गोले से बनेगा। और आयतन का बात किया है तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 सॉरी क्लास लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज खत्म करके हम लोग रहेंगे। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो टी के सापेक्ष हो जाएगा dv/dt, और 4/3 पाई का कांस्टेंट है ना, तो 4/3 पाई को बाहर कर दिए और dr³ और dr/dt, यानी dv/dt का जो वैल्यू आया 4/3 पाई और r³ का हो जाएगा 3r² और dr/dt का मान 1/2 दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, यानी dv/dt का जो वैल्यू आया 2 का 2 और पाई का पाई और r का वैल्यू कितना दिया 1 ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो dv/dt का जो वैल्यू आएगा वो 2 और 1 2 बार करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 पाई हो जाएगा। इसका आंसर किस में लिखेंगे? आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से आंसर। सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको ध्यान देना होता है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो इतना पेज खत्म। अब इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, पर परिवर्तनशील व्यास जो दिया है इतना दिया हुआ है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी गोले का जो व्यास होता है वो क्या होता है, d = 2r होता है। ठीक है, और इसका जो परिवर्तनशील है, यानी गोलाकार से, यानी जो d = दिया है 2r = a हो जा रहा है परिवर्तनशील में बदल करके। तो इसको x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। x के सापेक्ष आयतन dv/dx बताना है इसका। ठीक है, चलिए जो पहले दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। गोले का जो व्यास होता है, क्वेश्चन नंबर 13, गोले का व्यास, गोले का जो व्यास होता है उसको हम d बोलते हैं, और d का फॉर्मूला होता है 2r। लेकिन एक गोले के व्यास से होकर के फिर क्या परिवर्तनशील व्यास हो जा रहा है इतना, मतलब ये 2r जो है चेंज होकर के इतना बन जा रहा है, 3/2 2x + 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना है, ये दिया हुआ है। अब आपको x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर बताना है, तो लिखेंगे, तो आयतन में परिवर्तन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dv/dx = व्हाट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको ये 2r = इतना दिया है उसको पहले लिख लो, क्योंकि हमारा यहाँ से r का वैल्यू पता होना चाहिए। 2r = 3/2 2x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 क्या गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी r = हो जाएगा 3/2 2 = 4 2x + 1 हो जाएगा। हमें पता है किसका गोल आयतन में परिवर्तन की दर बताना है ना, तो जो आयतन होता है गोला का, यानी v = वो होता है 4/3
पाई आर क्यू होता है। अब इसको किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष बताना है, तो ये हो जाएगा डी वी बाई, ठीक है, डी वी बाई, ये आप ऐसे कर लो ना कि आप पहले इसको फिक्स कर लो। किसको फिक्स करना है, जो आर है, ठीक है ना, जो आर है यहाँ पर जो आपको आर दिया हुआ है, इसको आर का जो वैल्यू है इसमें रख लो और उसके बाद इसका अवकलन कर दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और नहीं तो इसको बाद में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं पर कर लेते हैं इसका अवकलन, ठीक है, बाद में आर का मान रख देंगे। तो डी वी बाई डी एक्स बराबर 4/3 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, डी आर क्यू बाई डी एक्स, यानी डी वी बाई, सॉरी यहाँ पर आर क्यू और यहाँ पर डी आर इंटू डी आर बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स इजकल टू 4/3 पाई आर क्यू को हो जाएगा 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से देखो 3 3 कट गया, 4 पाई बच गया इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ए वाला दिया है, ठीक है, हमारा ए वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखो कि जो हमारा डी आर बाई डी एक्स जो आ गया, डी आर बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कहाँ दिया गया है, इसका वैल्यू पता ही नहीं है हम लोग को, नहीं है पता ना, डी आर बाई डी एक्स किस दर से बढ़ रहा है ये हमें पता ही नहीं है। तो फिर हम लोग का तो गलत हो जाएगा करना ना। यदि हमारा डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू पता रहता तो हम बना सकते थे इस मेथड से, लेकिन तो पता है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जो आर का वैल्यू है पहले यहाँ पर रख लेंगे और उसके बाद इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि हमें आर का डी आर बाई डी टी का, डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू दिया रहता तब ऐसे बनाते तो बनता, लेकिन तो दिया नहीं, सिर्फ आर का मान दिया है, तो इसलिए आयतन में यहाँ पर आर का वैल्यू ए रख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारा 4/3 पाई यहाँ पर आर क्यू है, आर का मान दे देंगे 3/4 2x + 1, इसका पावर में कितना 3, यानी v बराबर इतना है, आर का यहाँ पर वैल्यू दे दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, v बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 3 के पावर 3 यानी 27 और 4 के पावर 3 64 और ये हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ से कटाओ, ये 9 बार में और ये 16 बार में, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 9 पाई बाई 16 2x + 1 का होल क्यूब। अब ये जो आया इसको x का सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये जो हमारा डी आर बाई डी टी आ रहा था ये नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको पहले ही आर का मान रख करके इसको बाद अवकलन करेंगे तो हमारा जल्दी बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये फंसा देता हम लोग को, ठीक है। इसको अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, v का डी वी बाई डी एक्स, और इतना तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, 9 पाई बाई 16 कांस्टेंट, इसमें d लगा दीजिए, तो ये पावर है ना, तो पावर हमारा पहले ही बाहर आ जाता है, 3 × d और क्या हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर इंटू 2, इतना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 का होल क्यूब जो है इसको अवकलन करेंगे तो 3 इंटू, देखो नहीं समझ में आया, डी वी बाई डी एक्स बराबर 9 पाई बाई 16, यहाँ पर आप समझाते हैं, हमारा 2x + 1 का होल क्यूब का अवकलन करना है, तो x के पावर n का फॉर्मूला होता है ना nx n - 1, n पहले आ गया 3 और x है ये 2x + 1 और 2x का फिर अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात हम डायरेक्ट लिख रहे थे, 3 × 2x + 1 × 2, तो यहाँ से ये 8 कट गया और बस यहीं कटेगा, डी वी बाई डी एक्स बराबर 9 × 27 पाई और ये 8 और यहाँ पर 2x + 1, अच्छा यहाँ पर क्यू है ना तो यहाँ पर स्क्वायर होगा यार,
ठीक है, स्क्वायर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग का लेंदी हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ कि ये तो समझ में आया होगा आप लोग को, ये भी समझ में आया होगा कि आर का वैल्यू निकालने के बाद तक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग के बीच में लेंदी कर दिया, हम लोग गलती कर दिए थे, डी आर बाई डी टी आ गया था, तो इसलिए डी आर बाई डी टी नहीं निकालेंगे, पहले हम आर के इसमें वैल्यू रखेंगे। तो हमने पहले आर का वैल्यू रखा, फिर इतना रखा तो इतना आ गया। जब इतना आया तो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अच्छे से अवकलन कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि कहीं मिस्टेक होता हो, नहीं आ रहा होगा, आप मेरे से बताना इस नंबर पर 8383896119 कॉल करके मेरे से आप पूछ सकते हो डिटेल, ठीक है, कोई बात नहीं है। 13 नंबर भी आपका क्वेश्चन समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, ठीक है। 14 भी बहुत इजी है या डिफिकल्ट है, देख लिया जाए। ये वाला क्वेश्चन है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आपका जो पाइप से इतना दर से गिर रही है, यानी आयतन में ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी आयतन dv बाई dt जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रही है, दिया हुआ है। जमीन पर एक ऐसा शंकु बना जिसका ऊंचाई त्रिज्या का छठा गुना यानी 1/6 r इजकल टू जो होगा त्रिज्या का ऊंचाई मतलब h इजकल टू 1/6 h होगा, ठीक है। और r इजकल टू कितना 1/6 इंटू हाइट हो जाएगा। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको dh बाई dt बताना है, ठीक है। आइए पहले जो दिया उसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 14 पहले जो दिया उसको लिख लो। एक पाइप रेत से 17 मीटर दर से 1 सेंटीमीटर क्यूब दर से गिर रही है, यानी dv बाई dt जो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से गिर रही है। और इसका जो हाइट है, किसका, इसका जो हाइट है शंकु बनाते हैं जिसकी ऊंचाई सदैव आधार से त्रिज्या का छठा भाग है। त्रिज्या का इसका जो ऊंचाई है त्रिज्या का छठा भाग, त्रिज्या जो है इसका ऊंचाई का कितना है, छठा भाग है ना। तो ये जो त्रिज्या है इसका ऊंचाई का छठा भाग है यानी h/6, ओके। 1/6 इंटू एच लिखो चाहे h/6 लिखो, बातें की है। और इसका हाइट जो है 4 सेंटीमीटर और h इजकल टू 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका बुक में। आपको पूछा है किस दर से शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी dh बाई dt आपसे क्वेश्चन किया है। dh बाई dt इजकल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो r इजकल टू 1/6 h जो दिया है, यहाँ से हम r इजकल टू 1/6 इंटू एच दिया है, जो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा, जो ऊंचाई है त्रिज्या का छठा भाग है, यानी h जो है r के छठा भाग है, ठीक है। यहाँ पर r का छठा भाग उल्टा लिखा गया था, यहाँ से इसको मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6h बराबर r, ठीक है, यानी r बराबर जो है 6h है, ठीक है। त्रिज्या 6h हो गया। अब चलिए आपको तो निकालना है क्या, शंकु का आयतन ना dh बाई dt, हाइट बताना है यानी शंकु का आयतन। लिखिए पहले फार्मूला, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन याद है ना 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से v इक्वल टू 1/3 पाई r का जो मान है 6h है तो रख दो 6h का होल स्क्वायर, और h जो दिया है 4 दिया है, ये लिख दो 4, ठीक है। 4 नहीं दिया है ना, अच्छा 4 अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप h ही लिखकर काम चलाओ। क्यों,
क्योंकि हमें बताना है कि ऊंचाई के आधार पर तिरछा छठा में तो शंकु से ऊंचाई की ऊंचाई ही बताना है ना, किस दर से बढ़ रही है। तो एच रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को बताना है। तो हम इसको अवकलन करेंगे तब ना पता चलेगा। आप पल ही रख दोगे तब फिर कैसे पता चलेगा। ये तो त्रिज्या के अनुसार नहीं ना बता रहा है किस दर से बढ़ रही है। यदि त्रिज्या के अनुसार बढ़ती तो हम यहाँ पर इसका अवकलन नहीं करते, इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखते। हमको बताना है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एच नहीं लिखे, एच का वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ एच लिखेंगे। एच का वैल्यू कब लिखेंगे, जब इसको अवकलन कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी बात आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इंटू एच। तो v इक्वल टू कितना कटा दो, 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 पाई एच स्क्वायर से करेंगे एच क्यू हो गया। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दो। t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv/dt। 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। और एच क्यू का क्या हो जाएगा, एच क्यू का हो जाएगा अवकलन करेंगे तो 3h स्क्वायर dh/dt हो जाएगा। तो dv/dt, dv/dt कितना दिया है देख लो, आपका दिया है 12। यहाँ पर 12 हो गया, 12 पाई हो गया, 3h स्क्वायर, h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। dh/dt आपको बताना है, तो dh/dt हो गया। 12 कट गया, यहाँ पर बचा 1, 4 चौका 16 48 पाई dh/dt। गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी 1/48 पाई बराबर dh/dt, यानी इसका जो वैल्यू हुआ dh/dt का 1/48 पाई आंसर हो गया। ओके, इसको लिख लेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिन लोग को यहाँ पर समझ में आया होगा, जो दिया है जो रखने आ गया, उसके बाद तो सब इजी ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग को मिस्टेक हो रहा होगा कि सर आपने आर का वैल्यू डायरेक्ट रखा लेकिन एच का नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, देखो जब हम आर का मान रखे तो v इक्वल टू इतना आ गया। अब यहीं पर एच का मान रख देते तो फिर हमारा dh/dt आता, नहीं आ पाता ना। तो dh/dt का मान तब तक नहीं रह सकते जब इसका परिवर्तन नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे हमने परिवर्तन किया, हमने एच का मान रख दिया और आ गया आंसर। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर, ये तो 13 और ये 14। अब हम 15 को देखेंगे। ठीक है, 15 नंबर है, ध्यान देना कि एक वस्तु क्या है, एक वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपये में इतना दिया हुआ है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। समझ में आया, नहीं आया समझ में? देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो cx का वैल्यू दिया है ए दिया हुआ है, तो पहले लिख लो। यदि c बराबर हमारा दिया है 0.007x³ माइनस 0. ऐसे कर लो, ये तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 15 हुआ 0.03x² प्लस 15x प्लस 4000 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देने के बाद आपसे बोला है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई में उत्पादन किया गया है। ठीक है, यानी आपको इसका dx जो दिया इसका dc निकालना होगा, तभी ना परिवर्तन होगा, उसका कुल लागत क्या पता चलेगा, उसको परिवर्तन करेंगे तभी ना। तो हमें तो dc/dt बताना है, जबकि हमारा x का जो वैल्यू दिया है, x का जो वैल्यू दिया है क्या दिया है, 17 इकाइयों उत्पादन किया गया है, जबकि इसका लागत है x पर 17, जब x बराबर क्या दिया 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए जब इसको हम परिवर्तन कर देंगे, जहाँ जहाँ x आएगा उसका वैल्यू रख देंगे तो हमारा पता चल जाएगा dc/dt कितना इसमें परिवर्तन होगा, कितना इसमें लागत, सीमांत में लागत कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, पता चल जाएगा। पहले जो c दिया है ए वाला, इसको पहले लिख लो।
सी इजकल टू 0.007x³ 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको x का सापेक्ष पहले अवकलन कर लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, c का dc/dt हो जाएगा। अच्छा, x के सापेक्ष कर रहे हैं क्या, x के सापेक्ष बोला गया है क्या, एक वस्तु की x के इकाइयों के उत्पादन की स्थिति से कुल लागत। अच्छा, x के सापेक्ष करना है, यहाँ पर x होगा। ठीक है, यहाँ पर dc/dx होगा क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो dc/dx इजकल टू, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 0.007 x³ का अवकलन 3x² हो जाएगा। ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x² का 2x और ये 15 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और x का dx/dx 1 हो जाएगा और कांस्टेंट थे 0 हो गया। यानी dc/dx बराबर कितना हो जाएगा, 0.007 इंटू 3x² 17 दिया है ना, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 0.003 टू x का वैल्यू कितना 17 ना, तो हो गया 17 प्लस 15 dc/dx। इसको गुना कराएंगे, 0.007 इंटू 3 17 कितना 225 289 हो जाएगा, 89 होगा, 289 हो जाएगा। 0.003 17 दूना 64 और प्लस 15, यानी यहाँ से dc/dx का जो वैल्यू होगा इन दोनों को गुना कर दीजिए और इसको गुना करके जो आंसर आएगा ए वाला और माइनस ए वाला और प्लस ए वाला, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिएगा, वहीं आपका dc/dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे ना, इसको गुना करके इसको घटा लीजिएगा, जितना आएगा फिर इसको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। एक कैलकुलेटर से आप कर लेना, ठीक है, गुना करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कर लोगे ना, अरे भाई इतना आप कर लोगे, ठीक है, इतना मेरे को बिलीव है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपये में इतना दिया गया है, तो प्रदत्त सीमांत आय की ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7। वहीं क्वेश्चन 15 नंबर ही वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक नंबर में अक्सर आता है, ठीक ना, क्या दिया है 3x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक है, तब हमारा यहाँ से देखिए dr/dx इक्वल टू वाट पूछा है और x बराबर 7 दिया है, तो इसको पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लो। लिख लो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dr/dx बराबर 13x² 13 कांस्टेंट है, x² है ना, ये क्या हो जाएगा 2x, 26 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1 और प्लस 15 कांस्टेंट है तो 0, यानी dr/dx बराबर 13 दूनी 26x प्लस 26, तो dr/dx बराबर 26x, x का वैल्यू 7 है ना, तो 7 प्लस 26, तो dr/dx बराबर ये कितना हो जाएगा, 26 ले 7 से गुना करेंगे, 26 ले 7 से 7 छक 42 और 7 दूनी 14, 14 4 18 और 26, 6 और 2 8, 8 2 10, 1 1 2 208, हमारा 208 आंसर हो गया। तो ये भी हमारा बहुत जल्दी बन जाता, ठीक ना, इसको भी थोड़ा सा गुना करने में प्रॉब्लम होता था, देर लगता है, इसलिए हमने नहीं किया, आप लोग कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तो 16 बन ही गया। अब 17 18 एक नंबर वाला है, तो इसको हम एक नंबर बनाएंगे, ऐसे आप कोशिश करना, आप लोग बना लोगे। ये 18 तो जस्ट हमारा 16 7 15 जैसा है और 17 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो आप लोग बना लेना। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में प्रथम दर ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हो ना, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन वाला है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर होता है। इसको क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी ए बाई डी आर इजकल टू पाई को पाई और 2r का हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो डी ए बाई डी आर इजकल टू 2 पाई आर हो गया। अब देखो यहाँ पर आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है, त्रिज्या 6, तो लिखेंगे आर इजकल टू 6, तो डी ए बाई डी आर इजकल टू 2 का 2 पाई का पाई, आर का वैल्यू 6, ये हो गया 12 पाई। आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑप्शन नंबर बी आपका सही। इस तरह 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर भी आप लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। सारे क्वेश्चन लीजिए, इसमें कोई खास नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 था, मतलब हमको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आप लोग बनाते तो अच्छा रहता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को 6.1 अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में 6.2 में।